अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको मैं ज़र के हवाले से दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाऊँगी। आपको पता है कि जिस तरह से अशिया और ख़िदमात की तलब और रसद होती है, यानी हमें कितनी अशिया और ख़िदमात अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए और कितनी अशिया और ख़िदमात जो हैं वो जो हैं वो हमें चाहिए, वो कहलाती है जी अशिया और ख़िदमात की तलब। और जो अशिया और ख़िदमात हमारे लिए मौजूद होती हैं, जिन्हें हम हासिल कर सकते हैं, मतलब मार्केट में जितनी हमारे लिए अशिया और ख़िदमात मौजूद हैं उसे हम ज़र की अशिया की रसद कहते हैं। अशिया की जिस तरह अशिया की तलब और रसद होती है, बिल्कुल इसी तरह से ज़र या मनी की भी तलब या रसद होती है। ज़र की रसद या सप्लाई ऑफ मनी क्या है? ज़ाहिर है इकोनॉमी में या मार्केट में जो है वो ज़र आएगा तो ही आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि ज़र की रसद की से क्या मुराद है। ज़र की रसद या सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। करेंसी की वो मिकदार जो लोगों के पास मौजूद होती है उसे हम ज़र की रसद कहते हैं। आम तौर पर क्या होता है कि किसी भी मुल्क में ज़र या तो सिक्कों की शक्ल में होता है या फिर सिक्कों की शक्ल में होता है या फिर कागज़ी नोटों पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा आपको मैंने एक और किस्म ज़र की बताई थी, वो है एतबारी ज़र। एतबारी ज़र की सूरत में भी ज़र गर्दिश करता है। किसी अच्छा जी। तो किसी भी मुल्क में जितनी भी ज़र की ज़्यादा मिकदार होती है, उतनी ही ज़र की रसद भी ज़्यादा होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ज़र की रसद से मुराद ज़र का वो कुल ज़ख़ीरा है जो मुल्क में मौजूद होता है। वो सिक्कों की शक्ल में भी हो सकता है, कागज़ी नोटों पे भी हो सकता है और एतबारी की शक्ल में भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ज़र की रसद के ज़राए कौन-कौन से हैं, यानी ज़र की रसद किन-किन अब हमने ज़र की रसद के ज़राए देखने हैं कि किन-किन ज़रियों से ज़र जो है उसकी सप्लाई मुमकिन है। ज़र की रसद के ज़राए में सबसे पहली चीज़ है बचत, ठीक है? बचतें क्या होती हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बचत क्या होती है? कोई भी इंसान बचत तब कर सकता है अगर उसकी बचत करने का इरादा भी हो, यानी विल टू सेव, और दूसरा उसे बचत करने की कुव्वत भी हो, यानी पावर टू सेव। यानी उसके लिए बचाने के लिए उसके पास कोई ना कोई रकम भी होनी चाहिए। इसके अलावा उसका इरादा भी होना चाहिए कि वो बचत करे। बचतें 3 तरह की होती हैं, एक इनफरादी बचतें हैं, यानी वो अफ़राद जो कि अपनी रकम में से, अपनी आमदनी में से ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करने के बाद बचा लेते हैं, उन्हें इनफरादी बचतें कहा जाता है। और इन बचतों को लोग बैंकों में जमा करा देते हैं और फिर कर्ज़े की सूरत में दूसरे लोग उन्हें ले लेते हैं। इस तरह से जो ज़र है ये एतबारी ज़र की शक्ल में लोगों को हासिल होता है, और इसकी रसद होती रहती है। अब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा लोग आमदनी करते हैं उतनी ही ज़्यादा जो है वो हासिल करते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी इनफरादी बचतें होती हैं, और जितनी कम आमदनी होगी उतनी ही कम इनफरादी बचतें होंगी। फिर क्या है कि जी जितनी बचतें ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़र की रसद ज़्यादा होगी, और जितनी बचतें कम होंगी उतनी ही ज़र की रसद भी कम होगी। अगर बचत हम बढ़ाना चाहते हैं तो एक तो ये है कि टैक्सेस की शरह कम हो जाएगी तो भी बचतें ज़्यादा होंगी। दूसरा ये कि कीमतों में कमी की वजह से भी बचतें ज़्यादा हो सकती हैं। दूसरी किस्म की बचतें हैं कारोबारी बचतें। कारोबारी बचतों से मुराद कारोबारी बचतें क्या होती हैं? मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ, यानी ऐसी कंपनियाँ जिसमें बहुत सारे अफराद मिलजुल कर अपना सरमाया लगाते हैं, मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ कहलाती हैं। ऐसी कंपनियों ऐसी कंपनियों का जो मुनाफ़ा होता है वो सारे का सारा तक़सीम नहीं होता है। कुछ हिस्सा जो है वो महफ़ूज़ कर लिया जाता है,
اور कंपनीज़ जो हैं अपने पास बचा लेती हैं ताकि कुछ ऐसे हालात हो जाएँ अचानक जिनमें उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उन बचतों को इस्तेमाल कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी को 1 साल में 10 लाख रुपए का मुनाफ़ा होता है, इसमें से वो 8 लाख रुपए जो है वो अपने हिस्सादारों में तक़सीम कर देती हैं। लेकिन 2 लाख रुपए तक़सीम नहीं करती, बल्कि इसे महफ़ूज़ कर लिया जाता है ताकि बुरे वक़्त में इस्तेमाल कर सकें या दोबारा सरमायाकारी कर सकें। इसको हम कारोबारी बचत कहते हैं। तीसरी किस्म बचतों की है सरकारी बचतें। सरकारी बचतें क्या हैं? गवर्नमेंट हर साल अपना बजट बनाती है जिसमें आने वाले साल की आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाया जाता है। आने वाले साल में किस-किस मदाद पे कौन कितनी-कितनी आमदनी हासिल की जाएगी और इसे किस तरह से मुख्तलिफ जगह पे खर्च किया जाएगा। अगर आमदनी ज़्यादा हो और खर्च कम हो तो ऐसे बजट को फ़ाज़िल बजट कहा जाता है। और फ़ाज़िल रकम जो कि खर्च करने के बाद बच जाती है, वो हुकूमत ज़ायद आमदनी के तौर पर हासिल करती है। इसे सरकारी बचत कहा जाता है। सरकारी बचत 3 ज़राए से हासिल होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सों की आमदनी, अगर टैक्सों की शरह में इज़ाफ़ा कर दिया जाए या नए टैक्स लगा दिए जाएँ तो इससे आमदनी बढ़ जाती है और सरकारी बचतें भी बढ़ जाती हैं। अंदरूनी बैरूनी ज़राओं से कर्ज़े लेकर भी गवर्नमेंट अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करती है और बजट का खसारा पूरी करती है। इसके अलावा हुकूमत को खसारे की सरमायाकारी भी करनी पड़ती है, यानी कि बग़ैर ज़मानत के नोट छाप लिए जाते हैं। अगली जो रसद का ज़रिया है वो बैंक क्रेडिट है, यानी आम तौर पर लोग जो बैंक में अपनी अमानतें जमा करते हैं, बचतें जमा करवाते हैं, उनसे बैंक ख़ास शरह अपने पास ज़र नकद की सूरत में रख लेता है और बाकी कर्ज़ की सूरत में दे देता है। इस तरह से एतबारी ज़र की तख्लीक होती है। कर्ज़े की सूरत में वो दोबारा किसी न किसी दूसरे बैंक में जमा हो जाता है और इस तरह से जो कर्ज़ा जारी करने की जो क़ुव्वत है उसके ज़रिए ज़र की तख्लीक होती रहती है। जितनी ज़्यादा अमानतें लोग बैंकों में जमा करवाते हैं, उतने ही ज़्यादा बैंक कर्ज़े जारी करते हैं और इस तरह से एतबारी ज़र की जो रसद है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, वो भी ज़र की रसद बढ़ाती हैं। लोग जो हैं वो अपने बीमा वग़ैरह करवाते हैं तो उसके लिए वो पैसे जमा करवाते हैं, तो इससे भी बचतों में इज़ाफ़ा होता है और ज़र की रसद में इज़ाफ़ा होता है। ज़र की रसद के ज़राए में इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी है, बाज़ार हिस्सेस या सरमायाकारी का बाज़ार जिसे कहा जाता है, सरमाए का बाज़ार। स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है और ये भी ज़र की रसद को बढ़ाने और कम करने का ज़रिया हो सकती है। ठीक है? तो ये तो थी ज़र की रसद। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ज़र की तलब से क्या मुराद है। यानी लोग कितने ज़र की तलब जो ज़र हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, ज़र की तलब से मुराद है कि लोग नकद ज़र की कितनी मिक़दार अपने पास रखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा लोग नकद ज़र अपने पास रखना चाहेंगे, उतनी ही ज़र की तलब भी ज़्यादा होगी। यानी अगर पूरे मुल्क में अफ़राद की मजमूई ज़र को और पास रखने की नकद ज़र अपने पास रखने की ख्वाहिश जो है वो 20 अरब रुपए है, तो 20 अरब रुपए ज़र की तलब कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि ज़र की तलब किन-किन वजूहात की बिना पर की जाती है। इसके बुनियादी तौर पर 4 मकासद या मुहर्रिकात होते हैं। इन मकासद को मुहर्रिकात भी कहा जाता है, जिनकी वजह से ज़र की तलब की जाती है। यानी लोग अपने पास ज़र नकद क्यों रखना चाहते हैं, उसकी वजूहात भी ये कहलाती हैं। नंबर 1 है घरेलू मकासद के लिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोग ज़र को नकद की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। तो अफ़राद की जो आमदनी होती है उसमें से रोज़मर्रा के अखराजात यानी खाने-पीने, लिबास, रिहाइश, तालीम, सेहत वग़ैरह के अखराजात जो हैं वो उसके लिए नकद रकम अपने पास रखना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा फ़र्द की आमदनी होती है उसके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है? तो जितनी कम आमदनी होगी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी कम होंगी तो उसके अखराजात भी कम होंगे। जब लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो उनकी ज़र की तलब भी बढ़ जाती है, यानी नकद ज़र रखने की ख्वाहिश, ठीक है? और जब उनकी आमदनियाँ कम होती हैं तो उनकी ज़र नकद अपने पास रखने की ख्वाहिश यानी ज़र की तलब जो है वो कम हो जाती है। लिहाज़ा आमदनी में इज़ाफ़े के साथ ज़र की तलब बढ़ती है और आमदनी में कमी के साथ ज़र की तलब कम होती है। दूसरा महर्रिक क्या है इसका? कारोबारी ज़रूरियात के लिए।
لوگ جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں انہیں روزمرہ کے لین دین کے لیے ادائیگیوں کے لیے نقد رقم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی مال وغیرہ خریدنا ہے انہیں، اور ٹرانسپورٹیشن یعنی لانے لے جانے کے اخراجات، مشینوں کی مرمت کے اخراجات، ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی، یہ سب مقاصد ہیں جن کے لیے کاروباری ضروریات کے لیے نقد زر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ محرک پیش بندی تیسرا اس کا مقصد ہے زر کی طلب کا۔ پیش بندی کہتے ہیں پریکاشنری موٹیو ہے، یعنی آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اچھے برے حالات کا، کبھی بھی انسان کو اچھے برے وقت میں زر نقد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے لوگ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، کسی بھی بیماری یا حادثے کی صورت کے لیے زر نقد اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے کاروبار میں بھی مختلف جو خطرات ہوتے ہیں ان کو مول لینے کے لیے بھی زر نقد چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے محرک پیش بندی کے تحت بھی زر کی طلب کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم پہلے تین محرکات کو جمع کر لیں، یعنی گھریلو مقاصد کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے اور محرک پیش بندی کے لیے، تو یہ تینوں محرک مل کر زر کی معاملاتی طلب بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زر کی معاملاتی طلب میں کون سے مقاصد شامل ہیں؟ گھریلو مقاصد کے لیے، کاروباری ضرورت کے لیے اور محرک پیش بندی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تینوں کا انحصار جو ہے وہ آمدنی پر ہوتا ہے۔ زر کی معاملاتی طلب کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو زر کی معاملاتی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے آمدنی کم ہوتی ہے زر کی معاملاتی طلب بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ تین مقاصد شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جو تین مقاصد ہیں، گھریلو مقاصد، کاروباری ضروریات اور محرک پیش بندی، انہیں ملا کے زر کی معاملاتی طلب بنتی ہے، اور اس کا انحصار آمدنی پر ہوتا ہے، اور آمدنی بڑھتی ہے تو زر کی معاملاتی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، آمدنی کم ہونے پر زر کی معاملاتی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری جو طلب ہے زر کی، وہ ظرفی تخمینی طلب کہلاتی ہے۔ اس کے اندر جو محرک آتا ہے وہ محرک سٹہ بازی ہے۔ سٹہ بازی کے لیے لوگ نقد رقم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سٹہ بازی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آئے تو کاروبار کے ذریعے منافع کمایا جاتا ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کو لوگ سامنے رکھتے ہیں، جن اشیاء کی قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں ان کو خرید لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو ان کو فروخت کر کے منافع کما لیا جاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو پتا ہو کہ کس وقت چیز کی قیمت کم ہوگی، اس لیے ہر وقت فرد اپنے پاس زر نقد رکھتا ہے تاکہ جیسے ہی کسی چیز کی قیمت کم ہو وہ فوراً اس نقد زر کی مدد سے اس چیز کو خرید سکے،
ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو بانڈز ہوتے ہیں یا سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی قیمت کم ہوتی ہے تو انہیں خرید لیا جاتا ہے اور قیمت بڑھنے پر انہیں فروخت کر کے منافع کما لیا جاتا ہے۔ اس قسم کی زر کی طلب کو زر کی تخمینی طلب یا اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کا نام دیا جاتا ہے۔ زر کی تخمینی طلب کا انحصار شرح سود پر ہوتا ہے۔ شرح سود بڑھنے پر زر کی تخمینی طلب کم ہو جاتی ہے اور شرح سود کم ہونے پر زر کی تخمینی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو زر کی تخمینی طلب ہے اس کا انحصار کس پہ ہے جی؟ شرح سود پہ۔ اور جیسے ہی جو شرح سود ہے وہ کم ہوتی ہے، زر کی تخمینی طلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی شرح سود کم ہوتی ہے تو زر کی تخمینی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو محرک ہے اسے محرک سٹہ بازی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔